फिटनेस के बाद छोटा सा टॉपिक है बॉचुलिज्म। इसका कोई वैसे 5 पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। केस आपके पास है प्रीवियसली हेल्दी 4 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट डेवलप्स जनरलाइज्ड वीकनेस एंड डिफिकल्टी इन सकिंग स्वेलोइंग इन कॉन्स्टिपेशन। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। मदर इज़ ट्रीटिंग चाइल्ड विद हनी। तो हनी जो है ना, ये मदर गलत कर रही है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ पुअर हेड कंट्रोल एंड वीक क्राई and expressionless face. CSF analysis is normal. Nerve conduction, velocity and sensory nerve functions are normal. तो botulism सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, पैरालाइटिक डिजीज़ होती है जिसमें एक्चुअली टिन फूड्स खाने की वजह से, जो कि जिनके अंदर इतना टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं होता कि वो स्पोर्स को किल कर सकें, वो अगर हम ले लें तो उसकी वजह से ये होता है। अब इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्लोस्ट्रीडियम बोजुलिनमस है, जो कि एनारोब है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है जस्ट लाइक टेटनस वाला। और ये भी उसी तरह क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ होने से प्रिवेंट करता है द मायो न्यूरल जंक्शन। क्लिनिकल फ़ीचर्स इसके क्या होते हैं? क्लिनिकल फ़ीचर्स की अगर बात करें तो इसमें लेथार्जी, हेडेक, डबल विज़न, आपको पता है डिसेंडिंग पैरालिसिस कॉज करता है। तो सबसे पहले डबल विज़न होगी, आइज़ इफ़ेक्ट होंगी तो डायलेटेड प्यूपिल, टॉसिस हो जाएगी। फिर नीचे आ जाएँ तो डिस्फेजिया, डिसार्थरिया होना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएँ तो डिसेंडिंग स्केलेटल पैरालिसिस हो जाएगी। और अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। इसमें जो ट्रायड होता है इसका इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस, सबसे पहले तो ये कि फ़ीवर नहीं होता, एफिब्राइल कंडीशन होती है। दूसरा ये कि सिमेट्रिकल डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, दोनों साइड्स की होती है विद बल्बर पाल्सिस, मतलब कि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि क्लियर सेंसोरियम, मतलब सेंसरी चीज़ें ठीक होती हैं सारी। फिर क्या है कि इसकी जो टॉक्सिन होती है वो हम स्टूल में, गैस्ट्रिक एस्पायरेट में, सीरम और जो फूड हमने सस्पेक्ट की है जिसमें से कि हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर है, वो इसका जो है ना वहाँ पे हमें टॉक्सिन इसकी मिल जाती है। फिर इसका जो है इन्फेंट बॉचुलिज्म होता है ना, उसमें उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी, हाइपोटोनिया होगा और प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। इसमें हिस्ट्री होगी कि बच्चा जो है वो हनी यूज़ कर रहा था, या फिर डस्ट के से भी ये कंटामिनेट कर सकता है हमारे यूटेंसिल्स, हमारे बर्तनों वगैरह को। फिर इसके डीडीज़ क्या होंगे? डीडीज़ इसके वही होंगे जैसे हमने मतलब किसी भी नर्व की पैरालिसिस, मतलब मसल्स की पैरालिसिस जिसमें होगी, लाइक गुआन-बेरी सिंड्रोम, पोलियो, डिप्थेरिक पोलिन्यूराइटिस, टिक पैरालिसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये थोड़े से इसकी डीडीज़ हैं। डिफरेंस क्या है कि बॉचुलिज्म में डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, गुआन-बेरी में असेंडिंग पैरालिसिस होती है। पोलियो और जो डिप्थेरिक होता है उसमें सीएसएफ प्रोटीन्स रेज्ड मिलेंगी हमें सीएसएफ में, लेकिन यहाँ पे बॉचुलिज्म में सीएसएफ नॉर्मल मिलेगा। जो टिक पैरालिसिस होती है उसमें भी ना असेंडिंग मोटर पैरालिसिस होती है। और जो माइस्थेनिया ग्रेविस होती है वो मोस्टली गर्ल्स के अंदर, जो अडल्ट गर्ल्स होती हैं उनके अंदर होती है, और उसमें ना सिर्फ ऑकुलर और बल्बर सिम्टम्स आते हैं, पिपल्स नॉर्मल होते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। मैनेजमेंट क्या है? स्पोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, एंटीटॉक्सिन देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। तो ये हमारी इसकी सपोर्ट होती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है जस्ट बॉचुलिज्म के लिए। प्रोग्नोसिस इसका ये है कि खुद ब खुद ये कंप्लीट रिकवरी इसकी हो जाती है 2 से 3 महीने में। और जो है ना, मतलब मोर्टेलिटी इसकी 6% है, बहुत कम है। सो ये इसकी कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड की थी। टोसिस आप नोट करें, डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे आपको मिलेंगी, और इस तरह से जो है वो डबल विजन होगी इस पेशेंट को, और इस तरह से जो है ना लेथार्जिक होगा, सर दर्द हो रहा होगा। तो इस तरह से ट्रबल स्वेलोइंग, ड्रूपी आईलिड्स, ब्लडी विजन, वीक मसल्स, स्लर्ड स्पीच, ट्रबल ब्रीदिंग। ठीक है, डिसेंडिंग पैरालिसिस, हाइपोटोनिया बच्चे के अंदर जो है ना आपको मोस्टली ये मिलेगा। इस तरह बच्चे को देखे तो टोन उनकी लॉस हुई होगी। कैंड फूड्स में, टिन्स में होता है इस तरह से। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं हनी, ये हो रहा होता है। मीज़ल्स की बात कर लेते हैं। जो केस आपकी बुक में है, 2 years old बॉय प्रेजेंट विद फीवर, कफ, क्राइज़ा, कंजक्टिवाइटिस, मैक्रोपेपुलर रैश, कॉप्लेक्स स्पॉट्स, और रैश इज़ कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड ओवर द बॉडी।
और लेथार्जिक है 5 दिनों से, फ़ीवर है उसको 104, बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर है, और फेरिंग्स रेड हुआ हुआ है, और कंजक्टिवाइटिस है। इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको मिल रहा है। सारे क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? मीज़ल्स इज़ एक्यूट हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़, और फाइनल इसकी जो स्टेज होती है वो रैश होती है, विच इज़ मैक्यूलोपेपुलर रैश। सबसे पहले ये नेक, फेस, बॉडी एंड आर्म्स एंड लेग्स के ऊपर होती है, और फिर बहुत तेज़ बुखार हो जाता है बच्चे को। मीज़ल्स जो है ये एक आरएनए वायरस है, और ये हमारे नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशंस में, ब्लड में और यूरिन में जो है ना वो आ रहा होता है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये सर्दियों में ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू होती है, मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो रैश से 3 दिन पहले और 6 दिन के बाद तक होती है। मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक। तो ये इसकी थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी थी। पैथोलॉजी की बात करें तो इसकी जो लीजन्स होती हैं स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और कंजक्टिवा को इन्वॉल्व करती हैं। मैं इसकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो है ना आपको कोपलेट स्पॉट्स मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे भी मिल रहे होंगे। पिन पॉइंट ग्रे स्पॉट्स होते हैं विद सराउंडिंग रेड इन्फ्लेमेशन ऑन द बक्कल म्यूकोजा। दीज आर कॉपलेट स्पॉट्स जो कि इस केस में आपको मिलेंगे। लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया आपको मिलता है। इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस मिल सकता है। फिर अगर ये ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा तो इंसेफेलोमाइलाइटिस मिलेगा। और इसके अलावा आपको पता है SSPE एक कंडीशन होती है जिसमें कॉर्टेक्स और वाइट मैटर जो ब्रेन का होता है उसकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है, विच इज़ सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन का होता है। 3 इसकी स्टेजेस होती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर प्रोड्रोमल सिम्टम्स स्टेज होती है, और फिर मैक्यूलोपेपुलर रैश आ जाती है। तो सबसे पहले जब इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 12 दिन का गुजर जाता है तो प्रोड्रोमल फ़ेज़ आती है, जो कि 3 से 5 दिन की होती है, जिसमें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और फिर जो है ना कफ, कोराइज़ा, कंजक्टिवाइटिस ओवर द नेक्स्ट 3 डेज़ होता है। मतलब आंखें भी इन्वॉल्व हो रही हैं, नाक भी इन्वॉल्व हो रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है, तीनों चीज़ें। और ऊपर दिमाग भी, अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो दिमाग भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल सकती है कैटारल फेज़ में, और ये वाली जो फेज़ होती है। फिर जी आती है मैक्यूलोपेपुलर स्टेज। सबसे पहले इंक्यूबेटरी स्टेज 10 से 12 दिन की, भी प्रोड्रोमल स्टेज जिसमें आपको कॉप्लेक्स स्पॉट्स के साथ कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, और फिर मैक्यूलोपेपुलर स्टेज। मैक्यूलोपेपुलर स्टेज जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है। जैसे ही रैश आती है तो रैश होती है फेस के ऊपर बिहाइंड द ईयर्स होती है, और फिर ये ट्रंक और लिम्स पे स्प्रेड करती है, और फिर लेग्स एंड फीट पे। ये आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले फोरहेड पे आएगी, फिर स्प्रेड करेगी ट्रंक में, मतलब नीचे, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। कानों के पीछे से रैश शुरू होगी, नीचे की तरफ जाएगी। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, और स्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन हो सकती है ड्यू टू मेसेंटेरिक लिम्फेडिनोपैथी। फेस स्वॉलन हो जाएगा, डिसफिगर्ड हो जाएगा। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ पीछे। फेस जो है ना वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आंखों में देखें कोराइज़ा है, सॉरी आंखों में देखें कंजक्टिवाइटिस होगा, पानी निकल रहा होगा आंखों में से, नाक में से पानी निकल रहा होगा, कोराइज़ा होगा, और खांसी होगी, और फिर इस तरह से जो है ना फेस फॉलन और डिसफिगर्ड हो जाता है, आपकी बुक में बना होगा। और हेमोरेजिक मीज़ल्स भी होता है, एक ब्लैक मीज़ल्स जिसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है माउथ, नोज़ वगैरह से, और पफ़ी आईलिड्स हो जाती हैं, स्वॉलन ब्रिज हो जाता है, नेज़ल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम मीज़ली लुक कहते हैं। इस तरह की, जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ ना, पफ़ी आइज़, स्वॉलन ब्रिज ऑफ नोज़ और नेज़ल डिस्चार्ज, मीज़ली लुक इसको हम कहते हैं। कभी कभार जो है वो इनअपेरेंट मीज़ल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको रैश नहीं मिलती, और सब क्लिनिकल जो मीज़ल्स होता है वो ट्रांसमिट भी नहीं करता। अच्छी बात ये है इस चीज़ की। अब इसका जो डायग्नोसिस होता है ना वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। मतलब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा लेती हूँ, फिर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। देखें, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आपको मिल रहे हैं, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीज़ल्स। ये आपको बकल म्यूकोसा पे मिलते हैं, वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। हाई फीवर है, फॉरहेड पे रैश आ रही, नीचे की तरफ जा रही है, इन्फ्लेम्ड रेड आइज़ हैं, सोर थ्रोट है, कफ़ है, रनी नोज़ है। ये देखें कंजक्टिवाइटिस कितना क्लियर है, और रैश फेस पे, रेड आइज़, रनी नोज़, कफ़,
हाई फीवर, कफ, रनी नोज, वाटरी आइज, स्पॉट्स इन माउथ, रैश। अगेन दैट, ये इसकी वैक्सीनेशन होती है MMR। ब्रीदिंग से ये जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करता है और ये जो है 10 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये आपको यहाँ लिखा होगा, कफ है, रनी नोज़ है, ये सब कुछ। और फिर चौथे नंबर पे बता रहे हैं कि ऊपर से शुरू होती है रैश, नीचे तक जाती है, हाथ पाँव तक, इस तरह से ना। ये याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ रैश जा रही है। ये अगर आपको याद है ना तो मीज़ल्स को आप कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ठीक है, इसको देख लें, जैसे वो लिखा नहीं कुछ, ये रैश है, दिस रैश। अब इसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? क्लिनिकली कर लोगे। प्रोड्रोमल स्टेज के दौरान आपको जो है वो स्मीयर्स आप नेज़ल म्यूकोसा को लोगे तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिल सकते हैं। तो एक आपने ले लिया स्मीयर, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्मीयर ले लिया आपने। इसके अलावा आपने जो है वो कल्चर ले लिया, कल्चर आपने ले लिया, टिश्यू कल्चर। एंटीबॉडी टाइटर आपने डिटेक्ट कर लिया, WBC काउंट में आपको देखा तो लिम्फोसाइटोसिस मिल गई। लंबर पंक्चर आपने किया तो क्या मिलेगा? वायरल इन्फेक्शन है तो प्रोटीन्स क्या होने चाहिए? राइज होनी चाहिए और लिम्फोसाइट्स आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। DDs क्या हो सकते हैं? रैश देख के आपको क्या लग सकता है कि ये कुछ और, किसी और चीज़ की रैश है, लाइक रुबेला की रैश लग सकती है आपको। अच्छा, रोजियोला इन्फेंटम एक चीज़ होती है, वो भी आपकी होती है, लेकिन उसमें यह है कि जब रैश आती है तो फ़ीवर चला जाता है, लेकिन मीज़ल्स में क्या है कि जब रैश आएगी तो फ़ीवर होगा। तो रोजियोला में ऑपोजिट होता है। फिर जो रूबेला होती है और कॉक्सैकी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें रैश सच नहीं होती। कॉप्लिक स्पॉट्स आपको लिम्फेडिनोपैथी जो है वो नहीं मिलते इस तरह के। स्कारलेट फ़ीवर जो होती है उसमें जो रैश होती है वो डिफ्यूज़ होती है और पैपुलर होती है और ज़्यादातर एब्डोमेन के ऊपर होती है। और मेनिंजियोकोक्सीमिया में जो होती है वो भी इसका DD है। उसमें जो है ना मतलब कफ और कंजक्टिवाइटिस ऐसा नहीं होते। ड्रग रैश भी हम इसका DD रख सकते हैं, लेकिन ड्रग रैश में ऑब्वियसली हिस्ट्री होगी किसी ड्रग इंटेक की। फिर इन्फेक्शस न्यूमोनिक्लियोसिस का इसका DD हो सकता है। कावासाकी डिजीज़ इसका DD हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें उस तरह के कॉप्लेक्स स्पॉट्स नहीं मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि यूटाइटिस मीडिया निमोनिया कॉज कर सकता है, इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है, ये जो है वो हेमोरेजिक मीजल्स कॉज कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है ड्यू टू ब्लीडिंग, मतलब विच विल लीड टू ब्लीडिंग। और PGID कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लाइक गैस्ट्रोएंटराइटिस। और आई की क्या हो सकती है? कंजक्टिवाइटिस। हार्ट में मायोकार्डाइटिस, कार्डियक फेलियर हो सकता है और ये इम्यूनोसप्रेशन कर देगा, जिसकी वजह से जो लेटेंट TB होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा या इस तरह से। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। मैनेजमेंट इसकी सपोर्टिव होती है, हम अच्छी सी नर्सिंग केयर देते हैं, बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और पेशेंट को जो है ना उसके रूम को ह्यूमिडिफाई करते हैं, उसको एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, अगर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस हो गए हैं तो वो देते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है, लाइक निमोनिया हो गया तो वो हम ट्रीट कर लेते हैं, इंसेफेलाइटिस हो गया उसको कन्वर्जेंस को ट्रीट कर लेते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो प्लेटलेट्स दे देते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया तो उसको दे देते हैं, कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट दे देते हैं, मायोकार्डाइटिस हार्ट के लिए फेलियर का ट्रीटमेंट दे देते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी उसकी वो। अब विटामिन A का बड़ा रोल होता है। विटामिन A थेरेपी इज़ इंडिकेटेड फॉर ऑल पेशेंट्स ऑफ मीज़ल्स, क्योंकि इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, प्रोग्नोसिस इसका ये है कि सेल्फ लिमिटेड होता है, बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएँ तो फिर मसले की बात होती है। प्रिवेंशन इसकी जो है मैंने आपको वैक्सीन भी दिखा दिया है, MMR वैक्सीन होती है वो हम लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लगाते हैं जो 6 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनस को। जो SSPE होगा ना, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ना आपको मिलेगा कि पेशेंट का, बच्चे की जो है ना उसको कन्वल्जन्स आना शुरू हो जाएंगे, उसकी EEG अब नॉर्मल हो जाएगी, उसकी बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा।
तो वो क्रोनिक इंसेफेलाइटिस होता है ड्यू टू परसिस्टेंट मीज़ल्स वायरस। और न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें आपको मायोक्लोनिक जर्क्स मिलते हैं, कोर्डियोथाइड मूवमेंट्स मिलती हैं, डिस्टोनिया मिलता है। फिर हम उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मीज़ल्स की एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, सीएसएफ में ईईजी करवाते हैं, ब्रेन टिश्यू बायोप्सी ले लेते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है उसकी, हम कन्वर्जेंस वगैरह के लिए कार्बामेज़ेपिन दे देते हैं और इस तरह से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। इसका यूक्यू डिस्कस करते हैं। A 2 years old boy child is brought to the OPD with complaints of high fever for the last 4 days. He has cough and rhinorrhea. हाई ग्रेड फीवर है सबसे पहली चीज़, दूसरा कफ है, तीसरा राइनोडिया है, मैकुलोपेपुलर रैश ऑन द ईयर एंड लॉन्ग द हेयर लाइन स्प्रेडिंग टू ट्रंक। तो ये जो कान के पीछे से शुरू हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, समझ आ रही है ना? इसकी डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे? इससे बनाएंगे। कफ, क्राइज़ा और कंजक्टिवाइटिस भी वो दे सकते हैं। मैकुलोपेपुलर रैश जो कि कान के पीछे से शुरू होकर ट्रंक तक जा रही है। सो ये हमारी मीज़ल्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। कॉम्प्लिकेशंस 4 आपने बतानी है। सीएनएस की इंसेफेलाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है, ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जीआईटी में गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकती है। तो इस तरह की इसकी प्रिवेंशन के लिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी एमएमआर वैक्सीन मैंने आपको बताई कि मीज़ल्स, मम्स और रूबेला वाली देते हैं, तो उसमें अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन होती है, 2 डोजेज़ देते हैं और 2 डोजेज़ में जो है ना हम फासला रखते हैं 28 डेज़ का। एक डोज़ लगाई और 28 डेज़ के बाद दूसरी डोज़ लगाई। अगर एक्सपोजर पहले से हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ऑब्वियसली पैसिव इम्यूनिटी देंगे, तो उसके लिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं 0.25 ml पर केजी। हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करेंगे। अगर पानी और साबुन नहीं है तो हाथों को सैनिटाइज़ के साथ करेंगे, अल्कोहल 60%। अगर मीज़ल्स हुआ है तो आँखों को हाथ नहीं लगाना। डोंट टच आईज़, नोज़ एंड माउथ। कवर योर माउथ एंड नोज़ विद अ टिश्यू और स्लीव, नॉट योर हैंड्स व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। तो ये नहीं हाथों के साथ आँखों को मार रहे हो, कान को, नाकों को। तो ये सारी इसकी जो है प्रिवेंशन होती है थ्रू द वैक्सीन एंड थ्रू द जनरल मेजर्स।